this is your tutor from MEDG Biotechnology Education YouTube channel. Today we are going to start the part number 4 of the enzyme engineering of BTech in Biotech second year students. So here today we will see the active sites and what is the property of the active sites. So let's start the topic. So सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एक्टिव साइट क्या होती है. एक्टिव साइट वो साइट होती है एंजाइम की जहाँ पर सबस्ट्रेट जो है बाइंड करके प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करता है. सो एक्टिव साइट का क्या है, इट प्रोवाइड्स द कैटालिटिक प्रॉपर्टी. जो एक्टिव साइट्स होती है वो कैटालिटिक प्रॉपर्टी को प्रोवाइड करती है, मतलब कि रिएक्शन कैटेलाइजेशन जो होता है एक्टिव साइट पर ही होता है. इसका मतलब है कि जब सबस्ट्रेट जो होता है वो एक्टिव साइट से बाइंड करता है, देन जो है रिएक्शन कैटेलाइज होता है एंड आफ्टर दैट द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट अकर. इसके बाद है इट प्रोवाइड्स द स्पेसिफिसिटी टू द एंजाइम. जो एक्टिव साइट होता है ये स्पेसिफिसिटी प्रोवाइड करता है एंजाइम को. कैसे, जब एक्टिव साइट का जो शेप या फिर डायमेंशन या फिर उसकी जो स्पेसिफिसिटी होती है उसी के अकॉर्डिंग जो है सबस्ट्रेट उससे बाइंड करता है. फिर इसके बाद है दीज आर द सेरिविसेस आर द पैकेट्स ऑन सरफेस ऑफ द एंजाइम. जो एक्टिव साइट्स होते हैं ये सेरिविसी या फिर पॉकेट्स होते हैं, मतलब कि जो एक्टिव साइट्स होती हैं वो लाइक सेरिविसी जैसे होल या फिर कुछ भी एक्टिव साइट्स जो होते हैं पॉकेट्स की तरह होते हैं एंजाइम के सरफेस पर. In biology, active site is a region of an enzyme where substrate molecule bind and undergo a chemical reaction. अगर हम लोग बायोलॉजिकली बात करें तो एक्टिव साइट एक ऐसा रीजन होता है एंजाइम का जहाँ पर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो होता है बाइंड करता है और एक केमिकल रिएक्शन होती है, उसके बाद हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है. फिर है द रीजन विच कंटेन्स द बाइंडिंग एंड द कैटालिटिक साइट इज टर्म एज द एक्टिव साइट्स आर द एक्टिव सेंटर ऑफ द एंजाइम. ऐसा रीजन एंजाइम का जो बाइंडिंग और कैटालिटिक साइट को कंटेन किया रहता है, मतलब उसको हम लोग एक्टिव साइट कहते हैं या फिर एक्टिव सेंटर कहते हैं एंजाइम का. तो एक्टिव साइट किससे मिलकर बनी होती है, बाइंडिंग प्लस कैटालिटिक साइट दोनों से. फिर दिस कंप्राइजेज ओनली ए स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द एंजाइम and it usually at or near the surface since it must be accessible to the substrate molecule. जो एक्टिव साइट्स होते हैं वो सिर्फ बहुत ही कम प्रोपोर्शन, मतलब जितनी एंजाइम होती है उसका सिर्फ 2 या 3% ही एक्टिव साइट्स रीजन जो होते हैं कवर करते हैं, और ये जो होते हैं सरफेस के एकदम पास में होते हैं, जिसकी वजह से सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को ईजिली एक्टिव साइट एक्सेसिबल होता है और ये जो है बाइंड कर जाते हैं एंजाइम के एक्टिव साइट से. फिर इसके बाद है एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज़ हैव रिवील्ड दैट द एक्टिव साइट इज़ इन द शेप ऑफ 3 डायमेंशनल पॉकेट आर द क्लेफ्ट इन द एंजाइम मॉलिक्यूल. जब एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडी किया गया एक्टिव साइट का तो उससे ये बात पता चली कि एक्टिव साइट जो होता है वो 3D पॉकेट या फिर क्लेफ्ट के शेप में प्रेजेंट होता है एंजाइम मॉलिक्यूल में. सो एक्टिव साइट जो होता है 3 डायमेंशनल पॉकेट की तरह होता है. फिर द एमिनो एसिड रेसिड्यूज इन्वॉल्व में बी वाइडली सेपरेटेड इन द प्राइमरी स्ट्रक्चर being brought together in space because of twist and the turns within the molecule. फिर उसके बाद है कॉम्प्लीमेंट्री शेप्स बिटवीन द एंजाइम एंड द सबस्ट्रेट अलाउ अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ द वीक नॉन कोवेलेंट इंट्रैक्शन इंक्लूडिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज. जो कॉम्प्लीमेंट्री शेप्स होते हैं, मतलब जो एंजाइम और जो सबस्ट्रेट एक दूसरे के साथ बाइंड करते हैं, तो इनका जो शेप्स होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है एक दूसरे के लिए. और इसमें जो होता है वीक नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन होता है बिटवीन सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एंड द एंजाइम्स एक्टिव साइट्स, जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस भी इंक्लूड होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस भी वीक नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन होते हैं. फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो एक्टिव साइट्स होता है वो जो होता है बाइंडिंग साइट और कैटालिटिक साइट से मिलकर बना होता है. तो अब हम लोग देखते हैं बाइंडिंग साइट और कैटालिटिक साइट होते क्या हैं. So binding site is a site that binds the substrate and ensuring that the enzyme or the substrate molecule are held in a fixed orientation with respect to each other. So binding site एक ऐसी साइट्स होती है जो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करती है और ये इंश्योर करती है कि एंजाइम सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो होते हैं एक फिक्स्ड ओरिएंटेशन में एक दूसरे के साथ बाइंड कर चुके हैं
तो यही होती है हमारी बाइंडिंग साइट, जहाँ पर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो होता है बाइंड करता है। फिर इसके बाद हमारा कैटालिटिक साइट, वंस द सबस्ट्रेट इज बाउंड द ओरिएंटेड टू द एक्टिव साइट, कैटालिसिस बिगिन एट द कैटालिटिक साइट। इसका मतलब है कि बाइंडिंग साइट पर जब एंजाइम और सबस्ट्रेट अच्छे से बाइंड कर जाते हैं, फिर इसके बाद जब बाइंड कर जाएंगे तो इनका जो कैटलाइजेशन होगा रिएक्शन का, वो स्टार्ट होगा कैटालिटिक साइट पर। Now active site where specific substrate bind in term of stereospecific, that is LD, LIVO और डेक्स्ट्रो। सो एक्टिव साइट्स जो होते हैं एक ऐसी स्पेसिफिक साइट या फिर एक साइट जहाँ पे स्पेसिफिक सबस्ट्रेट बाइंड करते हैं। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि एंजाइम्स जो होते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक होते हैं। इट मीन्स अगर कोई एंजाइम जो है एल फॉर्म में प्रेजेंट है तो वो सिर्फ उसी एल फॉर्म के कंपाउंड पर ही काम भी करेगी, डी फॉर्म में नहीं करेगी। तो ये होता है स्टीरियो स्पेसिफिसिटी ऑफ द एंजाइम। नाउ वी विल सी दी फीचर्स ऑफ द एक्टिव साइट। सो क्या क्या फीचर होते हैं एक्टिव साइट के, इसमें हम लोग देखते हैं। सबसे पहले स्पेसिफिक होता है, वी हैव सीन दिस पॉइंट बिफोर। सो स्पेसिफिसिटी, ये हाईली स्पेसिफिक होते हैं। इसका मतलब है कि सबस्ट्रेट एंड साइट शुड बी स्पेसिफिक टू ईच अदर। जो सबस्ट्रेट होता है और जो एक्टिव साइट्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ स्पेसिफिक होने चाहिए। कुछ एक्सेप्शनल केस हैं जैसे कि पेप्सिन, रेनिन, काइमोट्रिप्सिन आर द नॉन स्पेसिफिक एंजाइम। जो पेप्सिन, रेनिन और काइमोट्रिप्सिन होते हैं ये नॉन स्पेसिफिक एंजाइम होते हैं। जो सेकेंड फीचर है एक्टिव साइट का वो है फ्लेक्सिबल। जो एक्टिव साइट्स होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं नेचर में, और एक्टिव साइट्स जो होते हैं 3D स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं, विच वॉज सीन बाय द एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज़। फिर इसके बाद है हमारा जो एक्टिव साइट्स होते हैं वो फ्लेक्सिबल तो होते हैं, बट क्यों फ्लेक्सिबल होते हैं? क्योंकि इनका जो नेचर होता है हाइड्रोफोबिक होता है, फंक्शनल ग्रुप होते हैं ये अमीनो एसिड के, एंड नॉन कोवेलेंट। Now we will see how the active sites are flexible in nature. So they are flexible due to hydrophobic in nature, functional group of amino acid and non-covalent bonding. So it prevent the hydrophilic part of the object. It can be hydrophilic and hydrophobic in nature and vice versa. In most cases the enzymes are hydrophobic in nature and it allow the flexibility. जो हाइड्रोफोबिक नेचर होता है एंजाइम का वो एक्टिव साइट को जो है फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, और जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो एमिनो एसिड का होता है। दैट्स वाई ऑल्सो इट इज़ फ्लेक्सिबल इन नेचर। फिर इसके बाद है हमारा नॉन कोवेलेंट बॉन्डिंग। हाइड्रोजन, वीक वंडरवॉल फोर्सेज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज, इन सब की वजह से भी जो एक्टिव साइट होता है वो फ्लेक्सिबल नेचर का होता है। सिंस एंजाइम्स आर प्रोटीन एंड द प्रोटीन इज मेड ऑफ एमिनो एसिड एंड ड्यू टू चेंज इन आर ग्रुप, that is the functional group, the amino acid changes such that if R is equal to S then it is glycine amino acid, and if R is equal to CH3 it means it is an alanine amino acid. सो एंजाइम्स जो होते हैं ये प्रोटीन होते हैं, और हम लोग जानते हैं कि प्रोटीन जो होता है अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। सो जब एमिनो एसिड का जो बेसिक डायग्राम होता है अगर उसमें हम लोग अगर आर ग्रुप को चेंज करते जाएं तो एमिनो एसिड भी चेंज होंगी। अगर आर की जगह हम लोग सिर्फ एच रखते हैं देन वो जो है ग्लाइसिन एमिनो एसिड को बनाएगा, एंड आर की जगह CH3 है, इट मीन्स इट इज़ एलिनिन एमिनो एसिड। सो आर ग्रुप को चेंज करते जाएंगे हम लोग तो हमारा एमिनो एसिड भी चेंज होता जाएगा। सो दिस शोज द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। नाउ वी विल सी फ्यू पॉइंट्स अबाउट द ग्लाइसिन। ग्लाइसिन जो होती है हमारी सबसे सिंपलेस्ट एमिनो एसिड होती है, एंड ये जो होती है ऑप्टिकली इनएक्टिव होती है। सो ग्लाइसिन इज़ द सिंपलेस्ट एमिनो एसिड एंड इट इज़ ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों होती है? क्योंकि जो कायरलिटी या फिर कैरलिटी शो करने के लिए जो एक एलिमेंट की जो चारों कोवेलेंसी है ये अलग अलग एलिमेंट से पूरी होनी चाहिए या फिर अलग अलग कंपाउंड से पूरी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमारा 2 हाइड्रोजन है जिसकी वजह से ये अकायरल नेचर का होता है और ये जो होता है इनएक्टिव होता है ऑप्टिकली।
फिर उसके बाद इम्यूनो ग्रुप इज़ प्रेजेंट इन द प्रोलीन अमीनो एसिड। जो अमीनो एसिड होती है प्रोलीन, उसमें हमारा इम्यूनो ग्रुप होता है। ये एक नोट करने वाली पॉइंट है। हाइड्रोफिलिक पार्ट मीन्स आउटसाइड, हाइड्रोफोबिक पार्ट मीन्स इनसाइड। Let's skip this topic. Now active site is flexible because its component is made up of amino acid which can be changes as R group. एक्टिव साइट जो होता है फ्लेक्सिबल होता है क्योंकि ये जो होता है अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है, एंड जब जब हम लोग आर ग्रुप को चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे अमीनो एसिड भी बदलती जाएंगी। सो एक्टिव साइट को अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करें तो ये जो होता है दो चीज़ से मिलकर बना होता है, बाइंडिंग साइट एंड कैटालिटिक साइट। We have already seen about the what is binding site and the catalytic site. बाइंडिंग साइट वो साइट होती है जहाँ पर सबस्ट्रेट बाइंड करता है और एक फिक्स्ड ओरिएंटेशन में एक दूसरे के साथ सबस्ट्रेट और एक्टिव साइट एक दूसरे के साथ बाइंड रहते हैं। फिर कैटालिटिक साइट जब दोनों एक दूसरे के साथ बाइंड हो जाते हैं देन ये जो होते हैं बाइंड करने के बाद रिएक्शन कैटालाइजेशन होता है एंड देन हमारा जो है प्रोडक्ट बनता है। So binding site plus catalytic sites combinedly form the active site. Now we will see the fourth feature of the active site, that is the net charge on the active site is 0. जो नेट चार्ज होता है एक्टिव साइट पर वो ज़ीरो होता है। अगर ज़ीरो नहीं होगा तो एक्टिव साइट जो है डिटोरिएट या फिर डिस्ट्रिक्ट या फिर इसका स्ट्रक्चर जो है अल्टर करने लगेगा। नेट चार्ज अगर ज़ीरो नहीं है इट कैन कॉज रिपल्सन। इफ़ बोथ हैव सेम चार्ज देन रिपल्सन अगर जब एक्टिव साइट और सबसेट का दोनों का चार्ज सेम होगा तो रिपल्सन होगा, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के साथ एक दूसरे से दूर भागेंगे और उन दोनों के बीच में बाइंडिंग नहीं हो पाएगी। एंड बाइंडिंग नहीं होगी तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा और कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा तो हमारे प्रोडक्ट का भी फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। Now catalytic site is the site where reaction catalyzes and increases the rate of reaction. Catalytic site एक ऐसी साइट होती है जहाँ पे रिएक्शन कैटालाइजेशन होता है और रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है। विदाउट कैटालिटिक साइट, अगर कैटालिटिक साइट नहीं होगी तो चाहे जितना चाहे जितना जो सबस्ट्रेट है वो एंजाइम के एक्टिव साइट से बाइंड कर ले, अगर रिएक्शन कैटालाइज ही नहीं होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन नहीं इंक्रीज करेगा और इस केस में हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा ज़ीरो होगा। फिर इसके बाद है बाइंडिंग साइट इज़ कॉल्ड प्रॉक्सिमिटी। जो बाइंडिंग साइट होती है एंजाइम के एक्टिव साइट की उसको प्रॉक्सिमिटी कहते हैं, मतलब कि प्रॉपर बाइंडिंग होती है वहाँ पे। नाउ द फिफ्थ फीचर ऑफ द एंजाइम इज़ एक्टिव साइट इज़ माइक्रो इन्वायरमेंट। माइक्रो इन्वायरमेंट मतलब क्या होता है कि एंजाइम में जो 95% स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो एंजाइम के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए होते हैं, कोफैक्टर की एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए होते हैं, प्रोटीन फोल्डिंग मेंटेनेंस के लिए होते हैं। बट इसमें जो है सिर्फ 2 से 3% पार्ट या फिर स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होते हैं वो कैटालिटिक साइट के होते हैं एंड फॉर कैटालाइजिंग द रिएक्शन। तो माइक्रो इन्वायरमेंट का मतलब है कि जो कैटालिटिक साइट होती है वो बहुत ही ज़्यादा लेस अमाउंट में या फिर लेस पार्ट में प्रेजेंट होती है इन द एंजाइम। कैटालिटिक साइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ब्रिंग द ट्रांजिशन स्टेट। जो कैटालिटिक साइट होती है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और यही एक ऐसी साइट होती है जो कि ट्रांजिशन स्टेट को लेकर आती है। फिर इसके बाद एक्टिव साइट व्हेन सबस्ट्रेट रीचेज टू द एक्टिव साइट देन द कैटालिटिक एफिशिएंसी इंक्रीजेज। जब सबस्ट्रेट जो है एक्टिव साइट के पास जाता है तब कैटालिटिक एफिशिएंसी इंक्रीज करती है। फिर एक्टिव साइट जो होता है डिफ्रेंशिएट होता है बाइंडिंग साइट एंड कैटालिटिक साइट एंड व्हेन एनी वन ऑफ देम गेट डीनेचर देन द एंजाइम बिकम नॉन फंक्शनल एंड द कैटालिटिक रिएक्शन डज नॉट हैपन। जब बाइंडिंग साइट या कैटालिटिक साइट इन दोनों में से कोई एक भी अगर डीनेचर्ड हो जाती है तो एंजाइम जो होता है नॉन फंक्शनल हो जाता है। इस केस में कैटालिटिक रिएक्शन नहीं हो पाता है और रिएक्शन जो होता है कैटालाइज नहीं होता है। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड द फीचर ऑफ द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम वेरी वेल। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप शेयरिंग, लाइकिंग एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।